हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट? और आज का जो टॉपिक है वो बाल विकास है। हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5th यूनिट है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम इसकी बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से मेरे चैनल पर आप बाल विकास पढ़ेंगे। बाल विकास में जो मेरा आज मुख्य फोकस है, मैंने आपको बता दिया था कि मैं गर्भावस्था और प्रसव मतलब लेबर और आपके जो प्रेगनेंसी है एंड टाइप्स ऑफ लेबर, इसकी बात करूंगी। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग सब लोग लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए और जो है इस क्लास को अटेंड कीजिए। जो भी आपके टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ एक मुख्य सेविका के बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम मुख्य सेविका का एग्जाम है, उससे रिलेटेड पढ़ाइए। तो ये जो टॉपिक है ये मुख्य सेविका वाले बच्चों को भी हेल्प करेगा। ठीक है, अलग से कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि होम साइंस के अलग से मैं आपको मुख्य सेविका के लिए ही स्पेशली क्लासेस दूं। बहुत सी चीजें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो मुख्य सेविका में भी आपको हेल्प करेंगी। जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपको हेल्प करेंगी। स्पेशली बाल विकास से बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो मैं गर्भावस्था और प्रेगनेंसी को और आपके लेबर को कंप्लीट करने जा रही हूँ, ये डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भावस्था में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये ऐसे 2 चीजें हैं जिनको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वृद्धि क्या है, आप जानते हैं कि विकास क्या है। अगर हम बात करते हैं शरीर के बढ़ने का, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बच्चा यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये क्या है? ये वृद्धि है। हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे शरीर के आकार का, आकृति का बढ़ना, वो वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि एक समय तक रुक जाती है। वृद्धि मान लीजिए यहां तक है, यहां तक आके आपकी हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन विकास तो यहां से यहां तक जाता है, बल्कि यहां से डेथ तक आपके विकास जाता है। गर्भाधान से मृत्यु तक जो चीज जाती है वो विकास है। विकास एक बहुत बड़ा आपकी बात होती है, एक बहुत बड़ा आयाम है। वृद्धि तो उसके अंदर आता है। वृद्धि केवल और केवल विकास के शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई है, जबकि विकास तो हमारे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिकता, हमारे संज्ञान सबसे जुड़ा हुआ है ना। उन्हें हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं विकास के आयाम, विकास के क्षेत्र। क्लियर है? विकास के एस्पेक्ट्स, विकास हमारे किस किस कितने प्रकार का है, किस किस तरीके से विकास हमसे जुड़ा हुआ है। तो विकास तो एक बहुत बड़ी चीज है। सबको पता है कि एक अविराम चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है, सरल से जटिल की ओर जाने वाली प्रक्रिया है ना। आप सभी को पता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक एक शुरू से लेकर के जो है चीजें बताऊं कि क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है। क्लियर? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ मैं जरूर डिस्कस करूंगी कि ग्रोथ जो है ये केवल मात्रात्मक गुणों को दर्शाता है। मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस अगर आपके आ रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, तो ये दिखाता है कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन को दिखाता है। मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और ग्रोथ केवल और केवल कैसे परिवर्तन दिखाता है? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटी में आप कितने बढ़ रहे हैं, कि बच्चे की हाइट कितनी बढ़ गई, तो ये आपको दिखाता है मात्रात्मक परिवर्तन। एक समय के बाद आपके बच्चे की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, कहते हैं कि ग्रोथ रुक गई, है ना। लेकिन विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो आपका होता ही रहता है। आपका संज्ञान बढ़ रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है। आप बच्चे को लेके देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे हैं, आपकी शक्ल बदल रही है। बहुत सारी चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। और ये ऐसे नहीं होते, सडन नहीं होते कि आज आप सोए और कल आप बड़े हो गए। समय के साथ परिवर्तन होता है। एक धीमी है लेकिन अविराम कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। क्या? आपके विकास, है ना। तो विकास में आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं, केवल गुणात्मक नहीं आते। ये बात गलत है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। विकास के आयाम देख लीजिए, विकास के क्षेत्र जिन्हें आप डोमेन्स बोलते हैं। कौन कौन से आयाम में, कौन कौन से क्षेत्रों में विकास है? तो विकास तो हमारे शारीरिक पक्ष से भी जुड़ा है, हमारे सामाजिक पक्ष से जुड़ा है, हमारे संवेगात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, हमारी भाषा से जुड़ा है, हमारे संज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारी नैतिकता, ठीक है, मोरालिटी से जुड़ा हुआ है। क्या? विकास। ये सब विकास के आपके आयाम है। विकास के मुख्य तो 4 आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आपके सामाजिक। 3 होते हैं। सामाजिक में ही आपके इमोशनल और मॉरल जुड़ जाते हैं, और आपके संज्ञान में ही आपकी भाषा जुड़ जाती है। तो मुख्य तो ये 3 होते हैं। लेकिन ठीक है, आपको अलग से भी पता होना चाहिए कि किन किन पक्षों से विकास हमारा
हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सभी में आपके जो है विकास होता है। और अगर इनमें से एक भी प्रभावित होगा तो आपके सब प्रभावित होंगे। अगर आज आपका मन नहीं है पढ़ने का, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं है, आप मेंटली भी फिट नहीं हो, आपके इमोशनल भी आप फिट नहीं होगे, आप लोगों से चैटिंग भी नहीं करोगे, सोशली भी एक्टिव नहीं होगे, नहीं चलाओगे इंस्टाग्राम, नहीं चलाओगे एफबी, नहीं चलाओगे व्हाट्सएप, है ना, क्योंकि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपको कोई भी मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, आपके ये सारे आयाम जो हैं उससे क्या करेंगे, प्रभावित होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? वृद्धि तो केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट होती है, बस वृद्धि, जो कि आपके एक समय पर आकर के रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। तो ये सब तो पता ही है आप लोगों को, क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबको पता है, सब आराम से इसको अच्छे से आंसर कर लेंगे। चलिए, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे विकास को, हमारी वृद्धि को प्रभावित करती हैं, आप अच्छे से जानते हैं। कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। मैच्योरिटी एंड लर्निंग, अधिगम और आपके परिपक्वता विकास को प्रभावित करती हैं, है ना। और दोनों का इक्वल प्रभाव पड़ता है। ये हम नहीं बता सकते कि किस क्षेत्र में हेरिडिटी का प्रभाव पड़ रहा है, किस क्षेत्र में आपके वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का ही आपके बराबर प्रभाव पड़ता है, इक्वल प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है? किसी का भी ज्यादा नहीं, किसी का भी कम नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके बच्चे के किसको, आपकी फिजिकल ग्रोथ को, मेंटल ग्रोथ को, या आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी एस्पेक्ट्स को प्रभावित करते हैं। वो आपके फिजिकल डिफेक्ट, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपके न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, कल्चर, सब कुछ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता, अधिगम, ये सब जो हैं ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आप इसे आंतरिक कारक, बाह्य कारक करके अच्छे से समझते हैं कि क्या आंतरिक कारक है, क्या बाह्य कारक है। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको ऐसे एज इट इज 1 by 1 ABCD की तरह पढ़ाई जाए। आप सब जानते हैं कि वंशानुक्रम, वातावरण हमारे विकास को प्रभावित करता है, परिपक्वता, अधिगम हमारे विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करते हैं। हर चीज हमारे विकास को, हमारी ग्रोथ को प्रभावित करती है ना। माँ का स्वास्थ्य, गर्भावस्था का समय, गर्भावस्था को हम दो तरीके से बांटते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल में। प्रीनेटल मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब उसको किस तरीके का वातावरण मिला, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ गया तब उसको किस तरीके का वातावरण मिल रहा है, कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये सब विकास को प्रभावित करता है, ग्रोथ को प्रभावित करता है। क्लियर? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा अपना। विकास के सिद्धांत आपके टीजीटी के लिए यहां से प्रश्न जरूर बनता है, एक प्रश्न जरूर आएगा विकास के सिद्धांत से, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें भी सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन है टीजीटी का वो है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शंस, दिशा। हमें पता है कि विकास हमेशा जो है एक दिशा में होता है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम? विकास एक निश्चित दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है किसी भी दिशा में हो जाएगा, एक निश्चित दिशा है विकास की, ठीक है। इसीलिए हम इसे विकास के सिद्धांत बोलते हैं। तो विकास की दो दिशा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल, आपको पता है, जिसको आप मस्तकोद्मुखी बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोलते हैं, निकट से दूरस्थ बोलते हैं, है ना। तो सिफेलोकॉर्डल कौन सी होती है? देखिए, हेड टू फुट, सिर से पैर की ओर जो होने वाला विकास का जो क्रम होता है उसे सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है आपके? सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी, ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। पहले जो है बच्चे का मिडिल पार्ट जो है, या आप ऐसे ही समझ लीजिए, पहले बच्चा अपने दोनों हाथों से चीजों को उठाता है, दोनों हाथों से कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे वो पेंसिल पकड़ पाता है। होता है कि नहीं होता है? तो पहले बच्चे का जो है सेंटर डेवलप होता है, देन उसकी जो है पेरिफेरी डेवलप होती है। क्लियर है? इसी को दो डायरेक्शंस हैं ये। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मस्तकोद्मुखी क्या है, तो सिर से पैर की ओर, और अगर आपसे पूछा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, तो सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर जो विकास की दिशाएं हैं, दो दिशाएं हैं विकास की, सिर से पैर और केंद्र से परिधि। सिर से पैर को सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, केंद्र से परिधि को प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं टीजीटी पीजीटी के, यहाँ से प्रश्न वो जरूर पूछते हैं। क्लियर है? तो विकास के आपके कई सिद्धांत हैं, आपको पता होंगे। मैं एक एक सिद्धांत नहीं बताने वाली, मैं पहले भी ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, और ये तो बहुत मतलब अब क्या बोला जाए, ये जो टाइम है ये एक एक चीज पढ़ने का नहीं है, है ना, कि मैं एक एक चीज आपको बताऊं प्रिंसिपल में। सबको पता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित क्रम में होने वाली प्रक्रिया है, कुछ भी गलत तो है नहीं विकास में, सबको पता है ये चीज। तो ये ऐसी चीजें हैं कि अब मैं इसको एक एक लेक्चर आपको केवल इसके लिए दूं तो ये टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट था, डायरेक्शंस और प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, जहां से प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाता है।
क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको पता भी है सेफेलोकॉर्डियल क्या? सिर से पैर। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होती है? केंद्र से परिधि की ओर। आगे देखिए, अब हम प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि मेरा मेन टॉपिक है, जो कि मुझे पढ़ाना था आपको। गर्भावस्था क्या होती है? गर्भावस्था किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? तो जब एक फीमेल एक और मेल, एक आदमी और पुरुष एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी करते हैं, कोइटल कोर्स करते हैं, या कहते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो क्या होता है? जो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, और फीमेल का गेमेट सेल जो होता है ओवम, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था बोलते हैं। गर्भावस्था के लिए पुरुष का सीमन होना जरूरी है, मतलब वही चीज आपके स्पर्म होना जरूरी है, और महिला का क्या होना जरूरी है? ओवम होना जरूरी है, तभी जो है गर्भावस्था होती है। सामान्यतः गर्भावस्था महिला के शरीर में होती है ना? महिला के शरीर में एक अंग पाया जाता है जिसको आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो कि मैं आपको आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कि आंतरिक अंगों को क्या बोलते हैं। तो आंतरिक अंग में ये होते हैं, आंतरिक अंग में आपके यूट्रस है, ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये सर्विक्स होता है, सर्विक्स, ठीक है, और ये आपके वजाइना है। वजाइना को हिंदी में योनि बोलते। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर चुकी हूँ बहुत पहले ही। मैंने आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल करके पढ़ाया हुआ है कि बाहरी भाग को वल्वा बोलते हैं, बाहर जो फीमेल का पूरा ऑर्गन दिखते हैं उसको एक साथ वल्वा बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, अब गर्भावस्था की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ओवरीज होती हैं, जो कि हर महीने आपके एक अंडा निकालती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोल देते हैं? ओवम। तो एक महीने ये ओवरी निकालती है, एक महीने ये ओवरी निकालती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कितनी ओवरीज पाई जाती हैं? तो जोड़े में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय है, जो अंड ग्रंथि है हमारी शरीर में फीमेल्स में, वो जोड़े में पाई जाती है, मतलब 2 ओवरीज पाई जाती हैं। ठीक है, जोड़ा होनी है ना 2 से, तो एक महीने एक ओवरी काम करती है, एक महीने आपके एक ओवरी काम करती है। क्लियर है स्टूडेंट? इतना तो आपको पता है। यहां से क्या होता है, अब आपको यहाँ पे जो है प्रोसेस याद रखना है गर्भावस्था की, जो बहुत मुख्य प्रोसेस है। जब भी मेल और फीमेल आपके कोइटल एक्ट करते हैं, उससे पहले क्या हो जाना चाहिए? उससे पहले आपके ये जो ओवरीज हैं ये एक अंडे को निकालती हैं। तो ओवरी से अंडा निकलना आपके क्या कहलाता है? ओव्यूल्यूशन कहलाता है, या इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अंडोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन। ओव्यूल्यूशन टू इम्प्लांटेशन करके मैंने एक पूरा एम्ब्रियोलॉजी करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप बहुत डिटेल्ड में उसको देख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पूछ ले जाते हैं। अंडाशय से अंडे का निकलना क्या कहलाता है? अंडाशय से अंडा निकलना अंडोत्सर्जन कहलाता है, ओव्यूल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जब ओवरीज में जो आपके मैंने पढ़ाया है कि ओवरीज में आपके ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन पुटिका होती है, ग्राफियन पुटिका आपके रप्चर हो जाती है, फट जाती है। जब वो फटती है तो उससे क्या रिलीज होता है? उससे रिलीज होता है अंडा ओवम। क्लियर है? और ये ओवम जो है, ये फैलोपियन ट्यूब्स के ये जो आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें आप फिम्ब्राए बोलते हैं, ये उसे सक कर लेते हैं। सक कर मतलब अपने अंदर ले लेते हैं। अपने अंदर लेने के बाद फैलोपियन ट्यूब्स उसे एम्पुला पार्ट में छोड़ देती हैं। कहाँ छोड़ देती हैं? एम्पुला पार्ट में। आपके अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? यहाँ पर दूसरी प्रोसेस होती है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आपके ओव्यूल्यूशन होता है। ओव्यूल्यूशन हिंदी मीडियम वाले भी समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ओव्यूल्यूशन को बोलते हैं अंडोत्सर्जन। अंडाशय से अंडा निकलना अंडोत्सर्जन कहलाता है। अंडाशय से अंडा निकलने के बाद निषेचन नलिकाएं अर्थात फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स में आने के बाद यदि यहाँ पर उसे स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म कहाँ से एंटर करते हैं? स्पर्म वजाइना से एंटर करते हैं। वजाइना से एंटर करने के बाद कुछ यहाँ जाते हैं, कुछ यहाँ जाते हैं। मान लीजिए आज इस वाली ओवरी ने निकाला है अंडा, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब क्या करती हैं? अंडे को ले आती हैं और अंडा फैलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पर है। जब स्पर्म आता है और अंडे के अंदर चला जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और जो ओवम है, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके जो है एक नए कोश का निर्माण करते हैं, उसे हम जाइगोट बोलते हैं। वो प्रोसेस आपके फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो पहली प्रोसेस क्या थी आपके? ओव्यूल्यूशन अर्थात अंडोत्सर्जन। दूसरी प्रोसेस क्या होती है आपके? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक,
अब जब ये आपके फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे जो अंडा बना है वो आपके फर्टिलाइज हो गया, उसको स्पर्म मिल गया, ये फर्टिलाइज हो गया, ये धीरे 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 करके आपके यूट्रस में आ जाता है। और यहाँ यूट्रस में मैंने आपको बताया था ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है। बाहर वाली जो लेयर है वो यूट्रस की पेरीमेट्रियम कहलाती है, पेरीमेट्रियम कहलाती है। ये जो बीच वाली लेयर आपको दिख रही है मोटी मोटी, ये मायोमेट्रियम होती है, मसल्स की लेयर होती है जो दिख रही है आपको। और इसके अंदर जो लेयर होती है वो आपके एंडोमेट्रियम लेयर कहलाती है, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपको पीरियड्स आते हैं तो एंडोमेट्रियम लेयर ही आपके झड़ जाती है, वो ब्लड की लेयर होती है। पूरा पढ़ाया है मैंने मेंस्ट्रुअल में, सब में क्लियर है, पढ़ लेना बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है। फिर ये मत कहना इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैंने सबको समझाया। एटलीस्ट अपनी फिगर के बारे में, अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए एक होम साइंस के स्टूडेंट होते हुए कि ये होता क्या है, मेंस्ट्रुअल है क्या, कैसे आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंडोमेट्रियम लेयर है क्या। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ओवरीज से अंडा निकलना कहलाता है आपके अंडोत्सर्जन, ओव्यूल्यूशन। फिर उस ओव्यूल्यूशन का स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो दूसरी प्रोसेस आपकी कहलाती है फर्टिलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया आपके कहाँ होती है, निषेचन की प्रक्रिया आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। फैलोपियन ट्यूब्स के भी किस भाग में होती है अगर ये पूछा जाता है तो एम्पुला पार्ट में होती है। किस में होती है, एम्पुला। पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने फैलोपियन ट्यूब्स कि किसको आपके इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंड आपके जो है एम्पुलर पार्ट बोलते हैं, किसका कितना डायमीटर होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, वीडियो को एक बार देख लेना अगर आपको मन करता है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, सिंपल यहाँ समझ लीजिए। अंडे से अंड ग्रंथि से अंडा निकलना ओव्यूल्यूशन, जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, ओवम स्पर्म कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, तो आपके कहलाता है निषेचन। निषेचन के बाद जो है आपके अंडा यहाँ, अब वो अंडा नहीं रह गया, वो बन गया जाइगोट। जाइगोट आपके कहाँ पे आके यहाँ पे जो है फिक्स हो जाता है, फिक्स मतलब एंडोमेट्रियम लेयर में जो है आपके आरोपित हो जाता है, आके यहाँ पर, यहाँ अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को आपके बोलते हैं इम्प्लांटेशन या आरोपण। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, आरोपण। तो मुख्यतः 3 चीजें होती हैं ओव्यूल्यूशन टू इम्प्लांटेशन। अंडोत्सर्जन से आरोपण तक आने पर या प्रत्यारोपित होने तक आपके 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है अंडोत्सर्जन, अंडाशय से अंडे का निकलना, अंड ग्रंथि से अंडे का निकलना, अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन के बाद होती है निषेचन। निषेचन का क्या होता है, स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना आपकी कहलाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और फिर बनता है आपके एक नया सेल जिसे आप बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट का आपके आके इम्प्लांट होना एंडोमेट्रियम लेयर में, यूट्रस में, गर्भाशय की दीवार पर चिपकना आके, ठीक है, गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक जाना, जिसको आप बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, बहुत हल्की लैंग्वेज में बोलते हैं चिपक जाना, या आप बोलते हैं प्रत्यारोपित होना, वो प्रोसेस कहलाती है इम्प्लांटेशन। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यारोपित होना। क्लियर हो गया, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। गर्भावस्था में 3 चीजें आपको ही समझ में आ गई, ओव्यूल्यूशन टू इम्प्लांटेशन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जिसको आप नॉर्मल भी बोलते हैं, और कुछ ऐसी हो जाती हैं जो कि टॉक्सिसिटी बन जाती है, मतलब विषाक्तता का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो सामान्य जटिलताएं क्या होती हैं। अगर हम सामान्य जटिलता की बात करें तो भाई जी मिचलाना, छाती में जलन होना, सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस जिसे आप बोलते हैं, जी मिचलाना या उल्टी। ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है इस समय, 3 महीने तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई रहता है बॉडी के अंदर। और प्रोजेस्ट्रॉन तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी को कौन सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा होता है तो क्या होता है, इस स्थिति में कभी कभी फीमेल्स को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उल्टी आने लगती हैं, सुबह सुबह उल्टी आने लगती हैं। उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, जी मिचलाना बोलते हैं। शुरू के आपके ये जो है रहता है 1-1.5 महीने तो रहता है, या मेरे ख्याल से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन रहता है। क्लियर है, तो छाती में जलन, उल्टी होना, मूड का स्विंग्स होना, बार बार कभी गुस्सा आना, कभी कुछ भी हो जाना। इसके अलावा इंडाइजेशन, कभी कभी पाचन की जो शक्ति नहीं रह जाती है, मतलब अपच की समस्या हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, मतलब कब्ज की समस्या हो जाती है, किसी किसी को पाइल्स की समस्या हो जाती है। अब जब कब्ज की समस्या है, स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, तो पाइल्स की समस्या भी देखने को मिलती है फीमेल में। या आप बोल सकते हैं किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है, इतने मतलब लूज मोशन आने लगते हैं कि डायरिया की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा इंसोम्निया होता है, जब बहुत लास्ट प्रेगनेंसी हो जाती है, 8वें-9वें महीने में इतना दर्द, इतना पीड़ा, सूजन हो जाती है पैरों में किसी किसी फीमेल के कि भाई उसको नींद की समस्या हो जाती है। तो ये तो सामान्य समस्याएं जो हर महिलाएं के साथ होती हैं कि भाई पैरों में सूजन आ जाना, नींद ना आना, किसी को कब्ज, किसी को उल्टी,
किसी को आपके जो है डायरिया की समस्या, किसी को पाइल्स की समस्या, किसी के जी में चलाना, छाती में जलन, कुछ समस्याएं तो सामान्य होती हैं जो हर महिला को होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। कुछ समस्याएं जो होती हैं स्टूडेंट्स वो हैवी हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया। आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया ही बोला जाता है, ठीक है। ये आपके गर्भावस्था विषाक्तता की समस्या होती है। किसकी समस्या होती है? गर्भकालीन विषाक्तता। इसको दूसरा नाम जो है आपके बोलते हैं PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हाइपरटेंशन, PIH की समस्या क्या होती है? देखिए PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हाइपरटेंशन, या आप सिंपल इसे ये भी मत समझो, आप सिंपल समझो गर्भकालीन विषाक्तता, जो आपके में पूछा जाता है। गर्भकालीन विषाक्तता क्या होती है? कभी कभी क्या होता है, 20 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, 20 हफ्ते अर्थात 5 महीने, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 पंजे 20 है ना। तो 20 हफ्ते अर्थात 5वें महीने की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में जो है रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है मैंने आपको बताया है, आर्टरीज की वॉल पे, धमनियों की दीवारों पे लगने वाला प्रेशर हार्ट प्रेशर कहलाता है ना, ब्लड प्रेशर कहलाता है। हार्ट कितने प्रेशर से आपके जो है धमनी को रक्त दे रहा है, वो प्रेशर आपके 120 होता है कि नहीं होता? उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और वापस हार्ट के पास प्रेशर कम होके आता है, 80 में आता है कि नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है? 140/90 हो जाता है, 140/90, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। अगर केवल ब्लड प्रेशर आपके 140/90 है तो इस समस्या को बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हाइपरटेंशन, ठीक है, या आप बोलते हैं गर्भकालीन विषाक्तता। गर्भकालीन विषाक्तता का मुख्य कारण है उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक। लेकिन किसी किसी में, फीमेल में, रक्तचाप के साथ साथ यूरिन में, उसके टॉयलेट में प्रोटीन आने लगता है। प्रोटीन क्यों आने लगता है? क्योंकि 3 महीने के बाद अच्छे से प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट करता है। 3 महीने तक तो प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाता है। 3 महीने तक तो वो कार्पस लुटियम ही प्लेसेंटा का काम करता है। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, और मैं कभी जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होगा ना, तब मैं तुम्हें एक एक मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है ये एम्ब्रियोलॉजी, इतना फेवरेट है कि मुझे एक एक आकृति बनानी आती है कि कैसे इनर सेल मास बनता है, आउटर सेल मास बनता है, कैसे कोरियन बनता है, एमनियन बनता है। जब कभी स्मार्ट बोर्ड होगा तब मैं आपको समझाऊंगी वो चीज, मेरा मन है। खैर, मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ वो सुनो। मैं क्या बता रही थी? गर्भकालीन विषाक्तता का मुख्य कारण होता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप कब आता है आपको देखने के लिए, कब मिलेगा? 140/90 ब्लड प्रेशर हो जाता है जब फीमेल 5 महीने की हो जाती है। 5 महीने की उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब 20 हफ्ते की, ठीक है। फीमेल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो समस्या आपके गर्भकालीन विषाक्तता की है, उसका मुख्य कारण उच्च रक्तचाप है। कभी कभी उच्च रक्तचाप के साथ साथ आपके यूरिन में, फीमेल की यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, इसे बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन आने लगता है और पैरों में सूजन भी आने लगती है। ये दिख रहा है, पैरों में सूजन भी आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। ये समस्या कहलाती है प्री एक्लेम्सिया। क्या कहलाती है? प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया से पहले की समस्या कहलाती है प्री एक्लेम्सिया। समझ में आया कि नहीं आया? हम गर्भकालीन विषाक्तता की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, जटिलताओं की बात कर रहे हैं गर्भावस्था में। एक तो सामान्य पढ़ी हमने, जी में चलाना, छाती में जलन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या सोने की समस्या हो रही है, ये सब समान समस्या थी जो हर एक महिला को होती है। लेकिन किसी किसी महिला को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसका ब्लड प्रेशर 140/90 बना ही रहता है 5वें महीने के बाद, मतलब हार्ट को बहुत काम करना पड़ रहा है। तो ये समस्या है, ये विषाक्तता का कारण बन सकती है फीमेल के लिए, बच्चे को नुकसान दे सकती है, फीमेल को नुकसान दे सकती है। तो ऐसी समस्या आपके गर्भकालीन विषाक्तता कहलाती है। इसका मुख्य कारण उच्च रक्तचाप होता है। लेकिन हमने 2 टर्म पढ़नी है, हमसे पूछी जाती हैं, जो कि है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया से पहले की समस्या कहलाती है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो बड़ा ही बड़ा हुआ है, 140/90 है, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। उसके साथ साथ यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है। और क्या आ रहा है?
उसके सूजन भी आ रही है पैरों में, 5वें महीने में ही पैरों में सूजन, 6ठे महीने तक पैरों में सूजन, और यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ये समस्या आपकी प्री एक्लेम्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्री एक्लेम्सिया। ठीक, एक्लेम्सिया क्या है? अब ये एक्लेम्सिया में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, प्रोटीन भी आ रहा है यूरिन में, सूजन भी है, उसके साथ साथ फीमेल बेहोश भी हो रही है। ठीक है, बेहोश हो रही है, कोमा में चली जा रही है, उसका पूरा शरीर ऐंठा जा रहा है। ये बहुत खतरनाक समस्या होती है, उसको बोलते हैं एक्लेम्सिया। क्या बोलते हैं? एक्लेम्सिया। समझ में आया? कितना नहीं समझ में आया? ये चीज क्या है? आपके गर्भकालीन विषाक्तता है, जिसको फिर डॉक्टर देखते हैं और मेजर करते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। तो गर्भकालीन विषाक्तता का मुख्य कारण होता है आपके उच्च रक्तचाप। मैंने आपको बताया उसको क्या बोल सकते हैं, उसको आपके बोलते हैं प्रोटीन इंड्यूसेस हाइपरटेंशन, PIH। ठीक है, अगर केवल और केवल आपके गर्भकालीन विषाक्तता का मुख्य कारण उच्च रक्तचाप है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उच्च रक्तचाप के साथ साथ मूत्र में प्रोटीन भी आ रहा है और पैरों में सूजन भी है तो समस्या है प्री एक्लेम्सिया की। मूत्र में प्रोटीन, सूजन, BP भी बढ़ा हुआ है, इसके साथ साथ फीमेल बेहोश भी हो जा रही है, उसका पूरा शरीर ऐठा भी जा रहा है, इसका मतलब वर्स्ट कंडीशन हो गई है, एक्लेम्सिया की समस्या हो गई है फीमेल को। फीमेल की भी डेथ हो सकती है, उसके बच्चे की भी डेथ हो सकती है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह हो गया कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें मैंने आपको प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया समझाया क्या होता है। एक और होती है समस्या स्टूडेंट, उसको बोलते हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताती हूँ, होती तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं अब बताती हूँ एक आपको, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। अगर आपने पढ़ा होगा, आपके पास कोई बुक होगी तो जरूर पढ़ा होगा, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। ग्रेविटेरियम में क्या होता है? देखो, कभी कभी फीमेल को उल्टी आती हैं, ये बात सही है, किसी को 1.5 महीना 2 महीना उल्टी आती हैं, लेकिन जब कभी भी प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद भी उल्टी आ रही हैं, जब कभी भी प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद भी लगातार उल्टियां आ रही हैं, लगातार, और इतनी उल्टी आ रही है या पूरी प्रेगनेंसी उल्टी आ रही है, बच्चे के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, माँ के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उस समस्या को बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। क्या बोलते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। हाइपर लिख लोगे ना, मेसिस, हाइपरमेसिस, ठीक, और यहां से लिखेंगे ग्रेविटेरियम, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। जब कभी भी 3 महीने के बाद भी, साफ ध्यान रखना, 3 महीने के बाद भी उल्टियां रुक नहीं रही हैं, उल्टियां होती चली जा रही हैं और अत्यधिक उल्टियां हो रही हैं, ऐसी समस्या को हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? गर्भकालीन विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? टॉक्सिसिटी का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? उच्च रक्तचाप के साथ साथ मूत्र में प्रोटीन और पैरों में सूजन। एक्लेम्सिया क्या है? उच्च रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन, इसके अलावा पैरों में सूजन और बेहोशी और ऐंठन, तो हम बोलेंगे एक्लेम्सिया है। हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम क्या है? 3 महीने के बाद भी फीमेल को उल्टियां रुक नहीं रही हैं, भयंकर उल्टियां हो रही हैं, मीन्स हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम की समस्या है। क्लियर हो गया? चलिए, अब प्रेगनेंसी की आपके स्टेजेस आती हैं, अवस्थाएं आती हैं गर्भावस्था की, जिसमें पहली अवस्था होती है पीरियड ऑफ जाइगोट। इसको हिंदी में आपके क्या बोलते हैं? बीजावस्था, डिंबावस्था। मैं आपको इस चीज के लिए एडवाइस करूंगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि आप इसको इंग्लिश में याद रखें, जाइगोट, ठीक है, वरना बीजा, डिंबा और पता नहीं कौन कौन सी अवस्थाओं में घुसे रह जाओगे और एग्जाम में आंसर गलत कराओगे, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा होता है जाइगोटिक पीरियड, आप हिंदी में ढूंढते रह जाओगे और हिंदी में वो डिंबा भी लिख देंगे, वो बीजा भी लिख देंगे, घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि पहली स्टेज को आप पीरियड ऑफ जाइगोट ही याद रखें, कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना बड़ा कुछ इंग्लिश नहीं है जो आप बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो पहला पीरियड होता है फीमेल के गर्भावस्था में, वो पीरियड ऑफ जाइगोट कहलाता है। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं
उस डे से इसे काउंट किया जाता है, उस डे को 0 डे बोला जाता है। क्या डे बोला जाता है? 0 डे। तो 0 to 2 वीक्स का जो आपके क्या होता है, समय होता है, ये पीरियड ऑफ जाइगोट कहलाता है। कितने वीक का समय? 2 सप्ताह का। ध्यान रखिएगा, 0 से 0 डे होता कौन सा है? 0 डे ये होता है, ये देखिए, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। यहां से ओवरी से अंडा निकल गया तब से काउंट नहीं करते हैं। जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं दोनों और क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, ये नया सेल बन जाता है, इस डे को 0 डे बोला जाता है। ठीक है, और यहां से लेकर के इतने सारे परिवर्तन होते हैं इस वॉल तक आने में। यहां पर आकर के ये चिपक जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद भी अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो पूरा स्टेज जो है 14 दिन का, जब तक आपके अच्छे से इम्प्लांट होता है, ओव्यूलेशन हो गया ना, ये ओव्यूलेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पर आके इम्प्लांटेशन होगा, अंडोसर्जन हुआ, निषेचन हुआ, प्रत्यारोपण होगा। ये पूरा टाइम जो है 0 to 2 वीक का आपके पीरियड ऑफ जाइगोट कहलाता है, जाइगोटिक पीरियड कहलाता है। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं आपको ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन में पूरा समझा चुकी हूँ कि सबसे पहले आपके अंडा निकलता है, फिर ये आपके जाइगोट बनता है, फिर सेल डिवीजन की स्टेज आती है जिसमें 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल आपके स्टेजेस आती हैं। मतलब सेल जो है, सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और ऐसे ऐसे करके जो है आपके ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है आपके जाकर के इम्प्लांट होता है, आरोपित जो है आपके गर्भावस्था में वो ब्लास्टोसिस्ट होता है। जाइगोट तो केवल इसी को बोलते हैं। जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं ना एक दूसरे से, उन दोनों के न्यूक्लियस जब मिल जाते हैं ना एक दूसरे से, बस वो जो सेल बनता है वो जाइगोट कहलाता है। और जब इसमें परिवर्तन होने लगता है तो ये जाइगोट नहीं रहता, ये केवल पीरियड रह जाता है जाइगोट का। इसके नाम बदलते जाते हैं, कहीं पर ये आपके मोरुला कहलाता है, कहीं पर ये आपके ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब धीरे धीरे इसमें जो है आपके कोरियन लेयर बनती है, एमनियन लेयर बनती है, योक सैक बनता है। ये 2 हफ्ते के समय में इतने परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसको आपके बोलते हैं पीरियड ऑफ जाइगोट। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ जाइगोट। ये दिखाया है मैंने, देखो ये एग है, एग में जाइगोट का बनना है, दिख रहा है आपको? दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिख रहे हैं 2, ये आपके ओवम का न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तब आपके जो बनती है नया सेल, नया कोश, उसे हम जाइगोट बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कौन सा कोशिका विभाजन होगा? अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री माइट जो विभाजन होता है वो केवल और केवल आपके किस में होता है? प्रजनन कोशिकाओं में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मियोसिस, अब माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और आपके कैसे विभाजन होगा? 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 32 सेल स्टेज, इस तरीके से डिवीजन होते होते चला जाएगा और फिर ये बन जाता है आपके ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में मैंने आपको बताया है कि ये जो है आपके जो बाहर की तरफ लग जाता है ये आउटर सेल मास होता है, ये जो अंदर की तरफ लग जाता है ये इनर सेल मास होता है। मतलब जो शरीर बनेगा बच्चे का वो इसी मास से बनेगा, इनर सेल मास से। और जो ये बाहर वाली लेयर है ये आपके प्लेसेंटा बनाएंगी और दुनिया भर की चीजें यही सब बनाती हैं। एक इतने छोटे से जो है आपके अंडे से एक पूरे बच्चे का निर्माण होता है, यही आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। क्लियर है? ये कैसे इतना मोरुला बना, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बना, यही सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो 0 to 2 वीक का जो समय होता है आपके वो पीरियड ऑफ जाइगोट कहलाता है। इसके बाद आता है आपके पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जो कि 2 हफ्ते से 8 हफ्ते का समय होता है। कहीं कहीं आपको 10 हफ्ते भी मिलेगा, लेकिन 2 वीक to 8 वीक याद रखेंगे आप इसे। 2 to 8 वीक का जो समय होता है आपके वो एम्ब्रियो का पीरियड होता है। इसको हिंदी में शायद भ्रूणावस्था बोल देते हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कितने समय का अवस्था होता है आपका? 2 to 8 वीक्स का होता है स्टूडेंट। इसमें जो है 3 लेयर बन जाती हैं बच्चे में। अब इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि भ्रूण बन गया है। आप देख रहे हैं 2 से 8 हफ्ते का समय है ये। 8 हफ्ते का समय मतलब 2 महीने। ठीक है, मैंने आपको बताया 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 2 महीने का समय है ये। और आपके क्या बन चुका है? अब एम्ब्रियो बन चुका है बच्चा। इसमें 3 लेयर्स बनती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब ये क्या होती हैं इसको देखिए स्टूडेंट। आपके जो है एम्ब्रियो में
3 परतों में जो है आपके भ्रूण विभाजित हो जाता है। सबसे बाहरी सतह जो होती है आपके सबसे बाहर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हमेशा आप ध्यान रखेंगे एक्स बोलते हैं। एक्स मतलब बाहर, एग्जिट, तो वो एक्टोडर्म होती है। ये जो पिंक पिंक कलर की लेयर आपको दिख रही है ये सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर। हमेशा याद रखिएगा बीच वाली लेयर का नाम एम से ही शुरू होता है, चाहे फिर वो यूट्रस की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो। बीच वाली लेयर आपकी कहलाती है मीजोडर्म, और हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में आप मध्य सतह बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और सबसे अंदर की एक परत होती है जो कि आपकी होती है आंतरिक सतह, जिसको आप बोलते हैं एंडोडर्म, जो कि आपको ये येलो येलो से दिख रहा है, नहीं सॉरी, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ग्रे कलर का, ये एंडोडर्म है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये 3 लेयर्स होती हैं। जाइगोट तो आपके था ना, जाइगोट से तो फिर डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होता चला जाएगा। भाई हमारा शरीर कोशिकाओं से तो बना है, तो कोशिका विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन से बहुत सारी चीजें बनती चली जाती हैं। अब जब 2 महीने का बच्चा हो जाता है, 2 हफ्ते से 2 महीने के समय में क्या परिवर्तन आते हैं हम वो देख रहे हैं। तो 2 हफ्ते से 2 महीने का जब बच्चा बनने वाला होता है उसे हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। 2 to 8 वीक्स का, है ना, 2 महीने का समय लगभग हम लेते हैं, या हम बोलेंगे 2 वीक to 8 वीक, 2 to 8 वीक्स। तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में क्या होता है, 3 लेयर्स बन जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 3 लेयर्स आपकी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सबसे आंतरिक परत आपकी कहलाती है एंडोडर्म, बीच वाली परत आपकी कहलाती है मीजोडर्म या उसको मध्य परत बोलते हैं, और सबसे बाहरी परत कहलाती है आपके एक्टोडर्म। सबसे बाहरी जो सतह होती है आपके शरीर के, सबसे बाहर क्या है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए, सबसे बाहर आपके क्या है, आपके बाल हैं, आपके नाखून हैं, आपकी त्वचा है, आपकी ग्रंथियां हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो यही तो बनते हैं सबसे बाहरी परत से। अब दिख रहा है कैसे बनेगा, ये तो सबसे बाहरी वाली परत है, ये पिंक पिंक जो परत है ये वाली, ये आपके आंख, नाक, कान, आपकी ग्रंथियां, आपके बाल, आपकी त्वचा, आपके नाखून, आपके दांत, ये सब ये लेयर बनाती हैं। ठीक, अब बीच वाली लेयर जो दिख रही है ये पीली पीली जो बीच वाली लेयर बना रही है मीजोडर्म, बीच वाली लेयर जो है आपके, या आपका पूरा सिस्टम बनाएगी। क्या क्या बनाएगी, आपका परिवहन तंत्र बनाएगी, आंतरिक भाग बनाएगी, आपके ग्रंथियां बनाएगी, दिख रहा है, मसल्स बनाएगी, स्केलेटन बनाएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी। ये सब आपके कौन बनाएगी, आपके मध्य परत बनाएगी। आपके सबसे अंदर की परत है एंडोडर्म, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो छुपी हुई होती हैं, तुम्हारे ग्रंथियां, इसके अलावा तुम्हारे फेफड़े, पाचन संस्थान, आंतरिक अंगों का निर्माण कौन सी लेयर करती है, एंडोडर्म, जो बहुत अंदर है। आपके फेफड़े सबसे ऊपर नहीं है, बहुत चीजें हैं, फिर आपके फेफड़े अंदर हैं, फिर आपका हृदय अंदर है, तो इन सब चीजों को जो है आपके कौन बनाता है, आपके एंडोडर्म लेयर बनाती है। क्लियर हुआ, इतनी चीज समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है मैंने आपको स्टूडेंट आज। सबसे पहले है आपके प्रेगनेंसी में मैंने आपको होता है 3, तो देखिए वो आप एक तो वो ध्यान रखिएगा प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस अब मैंने आपको बता दिया, पहले अंडोत्सर्जन, फिर निषेचन, निषेचन के बाद आप क्या आता है, इम्प्लांटेशन, जिसे आप प्रत्यारोपण बोलते हैं। बीच में आपसे ब्लास्टोसिस्ट पूछ लिया जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट ही आपके इम्प्लांट होता है, जाइगोट इम्प्लांट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जाइगोट तो केवल उस अंडे को बोलते हैं जब दोनों मिल जाते हैं, मेल और फीमेल का जब जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से मिल जाता है तब वो जाइगोट कहलाता है। लेकिन जाइगोट वो पीरियड जाइगोट कहलाता है, ये पीरियड आपके जाइगोटिक है, ठीक है, ये पीरियड पूरा जाइगोटिक है। लेकिन आपकी इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट मतलब गर्भाशय में चिपकता क्या है, जाके गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है जाके, समझ में आ रहा है। तो ये तो गर्भावस्था की प्रक्रिया है, आप ध्यान रखेंगे कि पहले अंडोत्सर्जन होगा, फिर निषेचन होगा, फिर आपके क्या होगा, आरोपण होगा। ठीक बात। अब गर्भावस्था जो है ये 3 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। अंडा बनने की प्रक्रिया को हम जाइगोट बोल देते हैं। हमारे अंगों के बनने की प्रक्रिया को, शरीर के अंग निर्धारित हो गए कि भाई एक्टोडर्म लेयर जो है वो भारी परत बनाएगी। मीजोडर्म लेयर को बता दिया भाई, मीजोडर्म लेयर तुम क्या बनाओगी, तुम बनाओगी भैया, क्या बनाओगी, स्केलेटन सिस्टम बनाओगी, ग्रंथियां बनाओगी, तुम दुनिया भर के काम तुम बनाओगी। एंडोडर्म से क्या दिया, एंडोडर्म लेयर तुम क्या बनाओगी, सबसे आंतरिक जो हमारे अंग है वो बनाने का काम तुम्हारा है। तो ये पीरियड कौन सा कहलाता है, ये पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है। जब अंग का निर्धारण हो जाता है कि कौन सी लेयर कौन से अंगों को बनाएगी, तो 3 लेयर होती हैं हमने बड़ा एम्ब्रियो लेयर में, कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाह्य परत, मीजो मतलब मध्य परत, और एंडो मतलब बिल्कुल अंदर वाली परत। तो एक्टोडर्म क्या बनाएगी, जो तुम्हारे बाहर क्या है, सबसे बाहर क्या है, तुम्हारी दांत, बाल, त्वचा, ग्रंथियां, तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, ये सब कौन बनाएगा, ये सब तुम्हारी बाह्य परत बनाएगी। आंतरिक परत क्या बनाएगी,
किडनी बना रही है, या तुम्हारे ये बना रही है, मांसपेशी बना रही है, रक्त परिवहन तंत्र बना रही है, तुम्हारी नसें बना रही है, ये सब क्या बनाएगी? तुम्हारी आंतरिक परत बनाएगी। और सबसे अंदर वाली परत क्या बनाएगी? सबसे अंदर वाली परत भैया तुम्हारे सबसे अंदर क्या है? फेफड़े हैं, और तुम्हारे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। कोई ऊपर थोड़ी हमारे तैरता रहता है, दिखता रहता है, बहुत अंदर है हमारे शरीर में ये सब चीजें। तो ये सब क्या बनाएगी? एंडोडर्म लेयर बनाएगी। ठीक, ये कितने समय का समय था? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो था आपके 2 to 8 वीक्स का। जाइगोटिक कितने का था? 0 to 2 वीक्स का। हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब 8 वीक टू आपके 8 वीक टू बर्थ क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ फीटस, जिसको आप बोलते हैं गर्भस्थ शिशु का समय या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। दूसरे महीने का अंत हो जाता है और शिशु के जन्म तक की इस अवस्था को आप क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ फीटस या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब एम्ब्रियो पीरियड में क्या होता है? लेयर डिसाइड हो जाती हैं। हर एक लेयर को बता दिया जाता है कि तुम ये बनाओगी, तुम वो बनाओगी, तुम वो बनाओगी। तीनों कहती हैं यस सर हम ये बनाएंगे। अब तीनों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। एक्टोडर्म लेयर अपना बाहरी परत बनाएगी, मीजोडर्म लेयर अंदर के परत बनाएगी, और एंडोडर्म लेयर अंदर का शरीर बनाएगी। ठीक है, तीनों लेयर्स बनाएंगी। कब तक बनाएंगी? तो दूसरे महीने के बाद से लेकर के जन्म तक जो है बच्चा आपका पूरा परिपक्व होता है, उस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ फीटस। तो ये आपके गर्भावस्था यहाँ पर खत्म होती है। गर्भावस्था मैंने आपको पूरी बता दी कि गर्भावस्था क्या है, कैसे गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था 280 डेज की होती है, 280 दिन की होती है। आपसे पूछा जाता है ये चीज, है ना। 9 लूनर मास की होती है। इस तरीके से सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गर्भावस्था की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि भाई प्रेगनेंसी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन कुछ सामान्य थे, कुछ जटिल थे। जटिल में मैंने आपको बता दिया प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम। फिर हमने बात करी आपसे प्रेगनेंसी के स्टेजेस की, अवस्थाओं की। तो पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए एक ये है स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्या होता है? 3 महीनों को मिलाकर उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो हमारे को पता है कि प्रेगनेंसी मुख्यतः ज्यादा से ज्यादा 9 महीने की होती है ना। तो शुरू के 3 महीने पहला ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, बीच के 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, और लास्ट के 3 महीने आपके थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ऐसे भी प्रश्न मैंने देखा है, आपसे पूछा हुआ है एक बार। पानी पी रही थी मैं। तो ऐसे पूछा हुआ है, मुझे ध्यान है ना। तो ट्राइमेस्टर के अगर अकॉर्डिंग हम बांटते हैं हमारी प्रेगनेंसी को, तो भी हम 3 में बांटते हैं। और अगर हम प्रेगनेंसी की अवस्था के अकॉर्डिंग बांटते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है फीटस उसका, जाइगोट का, तो भी हम 3 में बांटते हैं। पीरियड ऑफ जाइगोट बनाते हैं, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में बांटते हैं, और पीरियड ऑफ फीटस में बांटते हैं। हम क्या बांटते हैं? साइंटिस्ट ने बांटा हुआ है। और अगर हम प्रेगनेंसी के स्टेजेस को ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग बांटते हैं, तब भी हम 3 में बांटते हैं। पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर। 3 महीनों को मिलाकर के एक ट्राइमेस्टर बनता है। और गर्भावस्था जो है वो मुख्यतः 9 महीने की होती ही है। तो शुरू के 3 महीने पहला, बीच के 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर, और अंतिम के 3 महीने तीसरा ट्राइमेस्टर। ये चीज खत्म होती है। अब बात आती है आपके प्रसव। अब प्रसव क्या होता है? प्रसव मतलब लेबर। 9वें महीने में, या आप बोल सकते हैं 9वें महीने के अंत तक आते आते पूरा बच्चा जो है आपके डेवलप हो चुका होता है, और वो बाहर आने के लिए अब तैयार है। नॉर्मल डिलीवरी के बाहर आने के लिए आपका बच्चा क्या है? तैयार है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रसव बोलते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पीरियड होता है हर एक फीमेल के लिए, है ना। तो प्रसव जो होता है स्टूडेंट, प्रसव की कुछ अवस्थाएं हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर आपको दिखाई दे रहा है साफ, लीजिए आप और अच्छे से देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, और ये तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था को बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डायलेशन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विस्फारण की अवस्था, विस्फारण, या बोलेंगे फैलाव की अवस्था। ये अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। जो भी फीमेल होगी और माँ बन चुकी होंगी नॉर्मल डिलीवरी से, तो उन्होंने इस चीज को फील किया होगा और वो समझते भी हैं। ये अवस्था क्यों लंबी होती है? दर्द आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब गर्भाशय कह रहा है भैया अब निकलो बेटा, बाहर निकलो, अब तुम रह लिया, अब तुम परिपक्व होकर चलो बाहर निकलो। तो कोई मशीन तो है नहीं कि एकदम बाहर निकल जाएगा। धीरे 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 पेन्स आएंगे, गर्भाशय जो है वो बच्चे को नीचे की तरफ धक्का देगा, है ना। बच्चा भी कोशिश करेगा बाहर आने की,
और क्या होता है आप लोग बताइए? और क्या होता है? हाँ, गर्भाशय की दीवार शिशु को दबाव डालने लगेंगी नीचे लाने के लिए, शिशु भी बेचारा बाहर आने के लिए उसकी भी मांसपेशियां धीरे धीरे बाहर आने लगेंगी और इतने दर्द पेन्स आने लगेंगे फीमेल को। तो सबसे लंबी अवधि जो होती है आपकी पहली अवस्था, जिसे आप स्टेज ऑफ डायलेशन या हिंदी में आप विस्फारण की अवस्था बोलते हैं, इसको कम से कम किसी किसी फीमेल को 12 घंटे या इससे भी लंबी हो सकती है। मुख्यतः तो 6 से 8 घंटे लगते हैं एक फीमेल को पेन सहने में, लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात दर्द सहती है फीमेल, या पूरी रात दर्द सहती है, सुबह बच्चा हो रहा है, पूरा दिन दर्द सहा, रात में बच्चे हो रहे हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये सबसे लंबी अवस्था होती है। प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं विस्फारण अवस्था या आपके स्टेज ऑफ डायलेशन। ठीक है, इसमें जो है शिशु का सिर नीचे की ओर होता है, गर्भाशय में आ चुका होता है बिल्कुल। गर्भाशय की दीवार भी जो है वो शिशु को बाहर की ओर धक्का लगा रही होती हैं, मांसपेशी बाहर की ओर जो है शिशु को लाने का प्रयास कर रही होती हैं। ये दिख रहा है सबको, इसमें देखिए अच्छे से दिखाई दे रहा है। और सर्विक्स जो है वो धीरे 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 अपना मुंह खोल रहा है। सर्विक्स भी कोई मशीन तो है नहीं भाई, सभी जानते हैं, धीरे धीरे होता है ये सब काम इसमें, लेकिन पेन बहुत होते हैं इस टाइम पे। प्रबल ऐठन, प्रबल पेन, एकदम अलग ही तरीके का दर्द होता है इस समय फीमेल्स को, है ना। अच्छा, दूसरी अवस्था सबको दिखाई दे रहा है, बच्चे का सिर बाहर आ गया है, इसको बोलते हैं निष्कासन की अवस्था। ठीक है, ये अवधि जो होती है ये आपकी बहुत छोटी अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है वो क्या होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है। ठीक, विस्फारण अवस्था सबसे ज्यादा कठिन होती है, सबसे ज्यादा दर्दमयी आपकी विस्फारण अवस्था होती है। इस स्टेज में क्या होता है, अब बच्चा जो, इसको आप पुशिंग स्टेज भी बोलते हैं, पुश मोना पुश मोना पुश, सुना है ना उसमें, कौन सी पिक्चर थी, हम लोग 3 इडियट देखे थे, पुश मोना पुश, ये वो वाली अवस्था है। दूसरी अवस्था, पुश करती है फीमेल और बच्चा जो है वो इस स्टेज में जो है बच्चा बाहर आ रहा है। तो बाहर आ रहा है बच्चा मीन्स निष्कासन की अवस्था। ठीक, तीसरी अवस्था देख रहे हो, नन्ना मुन्ना बच्चा डॉक्टर के हाथ में है, बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ चुका है और उसकी जो आपके प्लेसेंटा है ये सब भी बाहर आ गई हैं, और गर्भाशय जो यूट्रस है वो अपने पुराने साइज में एकदम से कम हो जाता है ना। जैसे एक बलून नहीं होता है, फूला हुआ बलून आप पिचका दो, हवा निकाल दो, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है ना। सारा मटेरियल बाहर आ जाता है, जितना भी फ्लूइड होता है, ब्लड, गंदगी, गर्भाशय एकदम अपनी जगह पर आ जाता है। धीरे, बाकी तो बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे आने, लेकिन मतलब जो वो इतना फूला हुआ होता है, एक बच्ची का जो स्पेस होता है, जब बच्चा बाहर निकल गया, जैसे बलून में से हवा बाहर निकल गई, बलून पिचक गया, ऐसे ही आपके गर्भाशय पिचक जाता है। तो इसको बोलते हैं टोटल एक्सपल्शन, पूर्ण निष्कासन की अवस्था। ठीक, तो प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, पहली अवस्था को बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डायलेशन, अर्थात हिंदी में बोलेंगे विस्फारण की अवस्था। ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे भी लग सकते हैं एक फीमेल को। ठीक है, मुख्यतः तो 6 से 8 घंटे की होती ही होती है। बहुत ऐठन, बहुत दर्द इस समय आते हैं। ठीक, बच्चा जो है बाहर आने का प्रयास करता है, गर्भाशय भी बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा होता है। दूसरी अवस्था होती है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब निष्कासन की अवस्था, बच्चा बाहर आ रहा है, उसका सिर आ गया है, धीरे धीरे बच्चा बाहर आ रहा है, स्टेजेस ऑफ एक्सपल्शन। तीसरी स्टेज होती है टोटल एक्सपल्शन, बच्चा भी बाहर आ गया, बच्चे के पीछे पीछे उसकी प्लेसेंटा भी आ गई, सारा ब्लड वगैरह गंदा जितना भी था सब बाहर निकल रहा है माँ के शरीर से, और माँ का जो शरीर था वो अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ रहा है। जैसे एक बलून से हवा निकल जाती है और जो है सारी मसल्स बलून की एकदम से सिकुड़ जाती हैं, सिमिलरली वैसे ही माँ के गर्भ में होता है, गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, अपनी जगह पर आने लगता है। क्लियर, तो ये होती है तीसरी अवस्था, इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ टोटल एक्सपल्शन या संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। क्या बोलते हैं, संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। तो विस्फारण की अवस्था, निष्कासन की अवस्था, संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं प्रसव की, स्टेजेस ऑफ डायलेशन, स्टेजेस ऑफ एक्सपल्शन, स्टेजेस ऑफ टोटल एक्सपल्शन। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। प्रसव के प्रकार, टाइप्स ऑफ बर्थ। प्रसव के कई प्रकार हैं स्टूडेंट, आपको भी पता है। एक तो होती है भाई नॉर्मल डिलीवरी, सबको पता है कि भाई पेन्स आते हैं, दर्द आता है, और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी आपके कई प्रकार हो जाते हैं कि भाई बच्चा उल्टा है,
मतलब उसके पैर पैर बाहर आएंगे, फिर सर बाहर आएगा, कई कंडीशंस हो जाती हैं। या होता है कि फीमेल कैपेबल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, तो फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई सी सेक्शन करेंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे। सी सेक्शन मतलब सी जैसा आकार लगाएंगे, ठीक है, उसको सी सेक्शन बोलते हैं। पेट पर सी सेक्शन, सी जैसा आकार लगाते हैं, चीरा, और बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं। हम मुख्यतः 5 प्रकार पढ़ेंगे प्रसव के, मुख्यतः 5 प्रकारों को हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, जो कि हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पहला प्रकार क्या है, आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस वन, ये पहला प्रकार है जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल प्रसव, सामान्य या प्राकृतिक प्रसव, ठीक है। सामान्य प्राकृतिक प्रसव जैसे सबके संग होता है। सामान्य प्रसव जैसे मतलब कोई औजार का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दवा का यूज नहीं कर रहे हैं, माँ को दर्द आ रहे हैं, माँ प्रयास कर रही है, बच्चा भी प्रयास कर रहा है, उसका यूट्रस भी प्रयास कर रहा है, वो पुश कर रही है, और बच्चे को क्या करा जा रहा है, बच्चा जैसे सबके साथ होता है वैसे ही बच्चा बाहर आ रहा है। पहले बच्चे का सिर बाहर आ रहा है, देखिए है, पहले बच्चे का सिर बाहर आ रहा है, और फिर डॉक्टर्स उस सिर को पकड़ के बच्चे को धीरे से बाहर को खींच लेते हैं, है ना। तो पहले बच्चे का सिर बाहर आ रहा है, नॉर्मल, ना कोई दवा ना कोई औजार, कुछ भी किसी भी तरीके का हम यूज नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के प्रसव को प्राकृतिक प्रसव या सामान्य प्रसव कहा जाता है। जैसे कि होना चाहिए, जो प्रकृति ने डिसाइड किया है वैसे ही हो रहा है बच्चे का जन्म, तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी। क्लियर। सेकेंड देखिए, ब्रीच बर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हर बारी तो नहीं लेकिन हाँ पूछ लेते हैं। क्या लिखा होता है, पहले बच्चे के पैर बाहर आ रहे हैं, अंत में नितंब बाहर आ रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन होता है ना हिंदी में, मैंने पढ़ा है। पहले बच्चे के पैर बाहर आना, फिर वो सिर बाद में बाहर आना, वो किस प्रकार का प्रसव है, तो वो ब्रीच बर्थ है। इसको हिंदी में बोलते हैं उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव में क्या होते हैं, जब शिशु की गर्भ में स्थिति उल्टी है। देखिए शिशु जो होता है, लास्ट में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और चेक करते हैं कि बच्चे की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। बच्चे की पोजीशन चेंज होना ज़रूरी होता है भाई नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो प्रकृति ने डिसाइड करा है कि भाई बच्चे का पहले सिर बाहर आना चाहिए, फिर जो है उसका पूरा शरीर बाहर आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे के पैर पहले बाहर आते हैं और फिर बच्चे का सिर बाहर आता है। तो इस तरीके के प्रसव को आपके ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, उल्टा प्रसव बोलते हैं, ठीक। जब बच्चे का पहले पैर बाहर आते हैं और फिर उसका सिर बाहर आता है, तो इस तरीके के प्रसव को ब्रीच बर्थ या उल्टा प्रसव बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं। एक होता है स्टूडेंट ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब आड़ा प्रसव, बच्चा हॉरिजॉन्टली है, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से है, क्षैतिज रेखा में फंस गया है, ना तो बेचारे का सिर नीचे है ना बेचारे के पैर नीचे हैं, यूट्रस में फंस गया है, बीच में, बिल्कुल बीच में क्षैतिज रूप में फंसा हुआ है। इस तरीके के प्रसव को आपके बोलते हैं आड़ा प्रसव। जब कभी भी गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी होती है, अर्थात क्रॉसवाइज होती है। क्रॉसवाइज तो है, देखो ना, क्रॉसवाइज है कि नहीं है, इमेज लगाने से सब कुछ समझ में आता है, इसलिए मैंने इमेज लगाए हुए हैं। गिव मी अ मिनट, देखो क्रॉसवाइज है कि नहीं है ना। तो इस स्थिति को आपके बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस स्थिति को हम, ट्रांसवर्स, ठीक है। मतलब आपके आड़ा प्रसव। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी होती है, क्रॉसवाइज होती है, और तब इसमें क्या करते हैं, शिशु को किसी न किसी औजार की सहायता से या किसी भी तरीके से उसको सीधा करा जाता है, और देन फिर जो है आपके डिलीवरी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है आपके, ये दो और बचे हैं, इसको आपके बोलते हैं स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, और इसको आपके बोलते हैं सी सेक्शन। सबको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इंस्ट्रूमेंटल क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल मतलब औजारों की मदद से प्रसव। जब कभी भी माँ का जो मतलब या तो उसका योनि का आकार नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, या शिशु का सिर बहुत बड़ा है, या माँ बहुत कमजोर है, या गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन या पेन जो कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए वो इजीली हो नहीं पा रहा है, माँ पुश नहीं कर पा रही है कभी कभी, तो आपने 3 इडियट्स में देखा था, वो क्या करते हैं, वो कहती है उससे कि तुम वो वैक्यूम का यूज करो और उसके थ्रू जो है बच्चे को बाहर निकालो, है ना, जब कभी भी ऐसा हो जाता है। तो या देखिए ये डॉक्टर जो है किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बच्चे के शरीर में डाल के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विक्स को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सर्विक्स है, ये जो एरिया है सर्विक्स एरिया, इसको चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति को जो है स्टूडेंट आपके क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल बर्थ बोला जाता है। जब कभी भी औजारों की सहायता से माँ के योनि मार्ग को या सर्विक्स को चौड़ा किया जाता है, शिशु का सिर बड़ा है या माँ आपके कमजोर है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, पुश नहीं कर पा रही है, तो ऐसी अवस्था आपकी कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। जब आप औजारों की सहायता से बच्चे को जन्म देते हैं, जहाँ पे औजारों का प्रयोग हो जाता है, वो औजार कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो शिशु का वो आपके ग्रीवा को चौड़ा करने के लिए, मतलब सर्विक्स को, वेजाइना को चौड़ा करने के लिए जो है आपके यूज किया जा रहा हो, या बच्चे के ऊपर कुछ लोग वैक्यूम सक्शन वगैरह यूज कर लेते हैं, है ना, उसमें मूवी में दिखाते भी हैं। तो इस तरीके की बर्थ को आपके इंस्ट्रूमेंटल बर्थ बोलते हैं। और ये है सी सेक्शन, सिंपल, आपको पता ही है, जब कभी भी माँ कैपेबल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी देने के लिए, या बच्चे के गले में उसकी नाल अटक गई है, बहुत से कारण होते हैं सी सेक्शन के। आजकल तो खैर क्या बोला जाए, डॉक्टर्स का अपना ही कुछ अलग ही रूल्स चलते हैं सी सेक्शन के लिए, तो हालांकि उसकी बात हम नहीं करेंगे। जब कभी भी माँ की एब्डोमेन, मतलब उसके पेट की दीवार को फाड़ना पड़ जाए और क्या करना पड़ जाए, आपके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, इस तरीके के बर्थ को हम चीर फाड़ से प्रसव या सिजेरियन सेक्शन बर्थ बोलते हैं। सी सेक्शन, सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे सी जैसा जो है माँ के पेट पे चीरा लगाया जाता है ऐसे, और बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बर्थ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अभी इसमें कैमरा खुल गया था ना कैमरा खुल गया था, खैर कोई बात नहीं है, इसमें ऑप्शन है कैमरा ओपन करने का। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हंसी मजाक अपनी तरफ है। गर्भावस्था कंप्लीट हो गई। उन्होंने बाल विकास में आपको गर्भावस्था समझा दिया, गर्भावस्था किस तरीके की प्रोसेस है इसकी मैंने बात कर ली आपसे। क्या प्रोसेस है गर्भावस्था की, ओव्यूलेशन टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, मतलब पहले तो अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन के बाद निषेचन, निषेचन के बाद आपके आरोपण या प्रत्यारोपण जिसे आप बोलते हैं। फिर हमने गर्भावस्था की एक कोई रिवीजन कर लेते हैं। फिर हमने गर्भावस्था की किसको बात करा, हमने गर्भावस्था की स्टेजेस को बात करा, जाइगोटिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। जाइगोटिक पीरियड 0 to 2 वीक्स, एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 to 8 वीक्स। एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपके 3 लेयर डिसाइड हो जाती हैं। एम्ब्रियो जब पीरियड बच्चा एम्ब्रियो की स्टेज में होता है, हर एक लेयर को उसका काम बता दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, तुम वो काम करोगे। तीनों लेयर कहती हैं यस सर हम करेंगे, ठीक, वो बच्चा बनाती हैं। और फिर फीटल में धीरे धीरे भाई पूरा अच्छा खासा 2 महीने के बाद से 9 महीने तक का समय मिला है, तो आराम से धीरे धीरे गर्भ से शिशु जो है वो आपके बढ़ता चला जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की मैंने बात करी, आपको मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई, सामान्य प्रसव में सामान्य दिक्कत बताई और कुछ असामान्य दिक्कत बताई जिसे हम गर्भकालीन विषाक्तता बोलते हैं, जिसमें प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया और हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम की हमने बात करी। फिर हमने प्रसव की बात करी, प्रसव के प्रकार की बात करी। प्रसव की 3 स्टेजेस होती हैं, विस्फारण की अवस्था, निष्कासन की अवस्था, पूर्ण निष्कासन की अवस्था। पूर्ण निष्कासन के बाद आपके आ जाता है क्या, मतलब कितने प्रकार की आपके प्रेगनेंसी होती है, तो भाई बर्थ होती है। तो बर्थ आपके मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। 5 इमेजेस मैंने आपको दिखाई। एक आपके होती है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये ब्रीच है, ये ट्रांसवर्स है। और आपके कौन कौन सी थी आपने पढ़ी, नॉर्मल को आप सामान्य प्रसव बोलते हैं, ब्रीच को आप उल्टा प्रसव बोलते हैं, आड़ा प्रसव बोलते हैं ट्रांसवर्स को। आड़ा मतलब जब बच्चे की स्थिति आड़ी है, क्रॉस वाइस है, ठीक, औजारों का प्रयोग करना पड़ जा रहा है। एक है आपके इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें इंस्ट्रूमेंट लगाना ही पड़ गया है, या तो सर्विक्स का मुंह चौड़ा करना पड़ गया है, बच्चे का सिर बड़ा है, बच्चा बाहर आ ही नहीं पा रहा है, या माँ थक गई है, माँ कमजोर है, माँ जो है वो पुश ही नहीं कर पा रही है, जोर नहीं लगा पा रही। बहुत से कारण होते हैं कि औजारों की मदद से बच्चे को बाहर लाना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। और एक तो होती है पूर्ण रूप से चीर फाड़, कि कुछ भी नहीं करना है, सीधे पेट को फाड़ना है, बच्चे को बाहर निकालना है, उसको हम सी सेक्शन सिजेरियन बर्थ बोलते हैं। सो मैं रैप अप करती हूँ स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बात करनी चाहिए थी आप सभी को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब हम आगे बात करेंगे और चीज़ों की, जिसमें मैं आपको अबगार स्केल, विशप स्कोर, अबगार स्कोर की बात करूंगी, और इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, इन्फेंसी वगैरह पीरियड की बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, हाँ, रिफ्लेक्सेस, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, जिससे बच्चे सहज क्रियाएं लाइक आपके कौन कौन सी होती है, रूटिंग, लाइक आपके ये बेबिंस्की, इस तरीके की हम सब की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए रैप अप करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावर।